नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख्वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है ताकि इस बीमारी के प्रति लोगों को सचेत किया जा सके। अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है, ये लगातार बढ़ने वाली बीमारी है जिसमें कि धीरे-धीरे याददाश्त और दिमागी क्षमता कम होने लगती है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में प्रोफेसर हैं। स्वागत है डॉक्टर मंजरी आपका आवाज़े ख्वातीन में। नमस्कार डॉक्टर मंजरी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारत में लगभग 40 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिनमें 70% महिलाएं हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 2030 तक ये आंकड़ा दुगना हो जाएगा। वजह क्या है? ये जो बीमारी है ये पहले तो हमारे देश में कम पाई जाती थी, पर जैसे मेडिकल सुविधा अच्छी हो गई है, हम ज़्यादा एज तक जी रहे हैं। 80 आजकल कॉमन हो गया है, 80-85 है ना। तो इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स होते हैं और दो प्रकार के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है वो रिस्क फैक्टर विच इज अनमॉडिफाइबल, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता। उसमें नंबर 1 रिस्क फैक्टर है एज। जितनी हमारी एज बढ़ेगी उतना ये बीमारी होने की चांस भी बढ़ेगी। नंबर 2 है जेनेटिक्स। कुछ ऐसी जीन्स होती हैं, अगर हम में है तो ये बीमारी आनुवांशिक भी हो सकती है और ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न में, जैसे परदादा से दादा को, फिर पिता को, फिर उनके बच्चों को भी जा सकती है। पर अगर वो जीन्स हो, अपार्ट फ्रॉम डायरेक्ट कॉजेटिव जीन्स, जो जीन्स होती हैं एक और प्रकार की होती हैं जो रिस्क पे डालती हैं, वो ApoE जीन होती हैं। और अगर पॉपुलेशन में ApoE4 हो तो भी रिस्क बढ़ता है। तो ये तो है अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। बट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हमारे देश में नंबर 1 पे डायबिटीज। हम विश्व का डायबिटिक कैपिटल है और डायबिटीज के केसेस बहुत ज्यादा है। ब्लड प्रेशर अनडायग्नोस्ड, अनट्रीटेड हमारे देश में ज्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, ओबेसिटी, मोटापा, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, हिलना नहीं, डुलना नहीं, बैठ जाना, टीवी देखना, या फिर मतलब अपना काम फिजिकली एक्टिव न रहना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है मॉडिफाइबल। ये चेंज हो सकता है अगर हम चाहें। इसके अलावा खान पान, अगर हमारे खाने का जो स्टाइल है, हम ऑयल्स हेल्दी नहीं यूज कर रहे हैं, पाम ऑयल यूज कर रहे हैं, और पाम ऑयल लगभग सारी ईटरीज में जो भी आप आउटसाइड फूड खाते हैं वो पाम ऑयल में बनता है, विच इज रियली वेरी बैड ऑयल, खराब ऑयल है, ठीक है। यूज ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, डालडा, वनस्पति, दीज आर बैड। यूज ऑफ मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल इज गुड, वो कम यूज कर रहे हैं लोग। और सस्ते वाले ऑयल्स विच आर रिस्की फॉर द हेल्थ आर बीइंग यूज्ड मोर। खाने में मैदा आ गया है, हर चीज में मैदा है। आपको बर्थडे करना है, आप केक से सेलिब्रेट करेंगे, केक में मैदा है, चीनी है। चीनी एक्सेसिव कंजम्पशन इज अ रिस्क फैक्टर। मैदा, चाहे आप केक लीजिए, चाहे आप नूडल्स लीजिए, चाहे आप मोमो लीजिए, चाहे आप अपने नान और भटूरे ले लीजिए, सब में मैदा है। सो जहां रिफाइंड फ्लोर आएगा, रिफाइंड फ्लोर मीन्स वो एक्स्ट्रा रिफाइंड है, उसमें कोई फाइबर नहीं है और कोई विटामिन या कोई वैल्यू नहीं है, वो ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। इसके अलावा हम जंक फूड या फास्ट फूड खा रहे हैं जिसमें बटर और चिकनाई चुपड़ी जा रही है, ये सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। इसके अलावा हम वॉकिंग करते नहीं और बैठे रहते हैं, और आपको पता है बैठना इज द न्यू स्मोकिंग, दैट इज सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। आप स्मोक ना भी कर रहे हो तो आप अगर ज्यादा बैठ रहे हैं, यू आर स्मोकिंग। इट इज इक्वलेंट टू द रिस्क ऑफ डिजीज इज इक्वलेंट टू स्मोकिंग। पोल्यूशन, दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, हर साल पर्टिकुलर मंथ्स में पोल्यूशन बढ़ता है, और हर साल न्यूज़पेपर में ये लिखा जाता है कि आज दिल्ली वालों ने एक दिन में 20 सिगरेट पी। सिगरेट पी नहीं, पर पोल्यूशन से वही इफेक्ट हो रहा है जो सिगरेट पीने का है। दैट इज अ रिस्क फैक्टर। इट इज प्रूवन दैट पोल्यूशन इंक्रीजेस डिमेंशिया।
स्टेइंग क्लोज टू हाईवे, बिकॉज अगर आप क्लोज टू हाईवे रह रहे हैं, आप पोल्यूशन को एक्सपोज हैं, दैट इंक्रीजेस डिमेंशिया. दीज आर ऑल मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, ये हमारे हाथ में है. उसके अलावा अगर हम सोशली नेटवर्क नहीं है, बुढ़ापे में हम हार मान के बैठ जाएं, हम बाहर ना जाएं, लोगों से दोस्ती ना करें. खैर कोविड में इट वाज नॉट पॉसिबल, बट अदरवाइज यू कैन बी सोशली नेटवर्क्ड एंड सोशली एक्टिव पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली कि लड़ाई झगड़ा करें. जस्ट spreading happiness and good having a good time joking and with friends, staying connected with friends, socially enriched environment में रहें. enriched environment मतलब म्यूजिक, गाने, इसके अलावा पढ़ना, कोई नई चीज पढ़ना, कोई लैंग्वेज सीखना. हमारे देश में लैंग्वेज पॉलिटिकल मुद्दा बन जाती है. आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि हम हिंदी नहीं सीखेंगे क्योंकि हम तमिलियन हैं. आपको ये बोलना चाहिए हम हिंदी सीखेंगे क्योंकि हिंदी सीख के हमारी जो डिमेंशिया है वो 5 साल पीछे हट जाएगी, डिमेंशिया होगी नहीं. ये जो साइंटिफिक थिंकिंग है हमारी कम्युनिटी में नहीं है कि कोई भी नई चीज, पर्टिकुलरली लैंग्वेज, इट हैज बीन शोन कि आप नई लैंग्वेज सीखेंगे तो आपका डिमेंशिया पीछे हटेगा. फिर भी हम लैंग्वेज को पॉलिटिकल इश्यू मान के चलते हैं, नॉट अ हेल्थ इश्यू. दिस इज अनदर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर. नई चीज सीखना, नए तरीके से नया मोबाइल सीखना, कंप्यूटर सीखना, नई लैंग्वेज सीखना, ये सारी चीजें जो है ये डिमेंशिया को प्रिवेंट करती है. इसके अलावा नींद कंटिन्यूसली आना, इंसोम्निया ना होना, अच्छी नींद सोना, पूरी नींद सोना, 8 घंटे की, 6 घंटे की. बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है पर अच्छी नींद हो. ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अगर आप मोटे हैं आपको रात में खराटे आएंगी और आपका ऑक्सीजन लेवल डिप होगा. जहां ऑक्सीजन लेवल डिप होगा वहां ब्रेन की फंक्शनिंग कम हो जाएगी. तो ये भी एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है. स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो और अगर हम उसमें अडेप्ट नहीं हो पा रहे हैं, हम स्ट्रेस को डील नहीं कर पा रहे हैं या उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी जो मेमोरी स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, जिसको हम हिपोकैम्पस बोलते हैं, वो अगर इतने साइज के हैं तो इतने साइज के सिकुड़ जाते हैं, एकदम सिकुड़ जाते हैं. अगर इतने के हैं तो इतने हो जाते हैं. तो हिप्पोकैम्पल एट्रोफी होती है. हिप्पोकैम्पस इज द सीट ऑफ मेमोरी. मेमोरी कम होगी. These are all modifiable risk factors. ये हमको टैकल करना सीखना है. ये वेस्ट ने टैकल कर लिया है. वेस्ट में डिमेंशिया कम हो रहा है क्योंकि उन्होंने ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया है, डायबिटीज कंट्रोल कर लिया है, और सब लोग एक्सरसाइज करते हैं, बिलीव मी, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, which our population needs to do. Apart from that, most important factor कि ये बीमारी बढ़ रही है because we do not value the brain. हमको ब्रेन की अहमियत नहीं पता है. एज अ पॉपुलेशन बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जिनको ब्रेन क्या करता है पता है. ब्रेन सोचता है, ब्रेन समझता है, ब्रेन बोलता है. ब्रेन की वजह से हम बोल रहे हैं, ब्रेन की वजह से हम देख रहे हैं, ब्रेन की वजह से हम खाने में टेस्ट ले पा रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, चल रहे हैं. ये सब ब्रेन की वजह से. अगर आप एक चीज को वैल्यू नहीं करोगी तो उसकी देखभाल नहीं कर पाओगी. हमारे पॉपुलेशन में ब्रेन की वैल्यू नहीं है और ये सब होना जरूरी है. और मैं आशा करती हूँ आपके जो चैनल है, आपकी मीडिया जो एजेंसी है, उसके थ्रू ये जागरूकता बढ़े, क्योंकि ब्रेन इज इररिप्लेसेबल. ठीक है, हार्ट का हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाएगा, कॉर्नरी आर्टरीज में स्टेंट्स डल जाएंगे, पर ब्रेन जो है वो इररिप्लेसेबल. जी, डॉक्टर मंजरी, आपने बताया कि जब हम नई-नई चीज़ें सीखते हैं तो दिमागी कोशिकाएँ शायद ज़्यादा जो है स्टिमुलेशन होता है और हम डिमेंशिया को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं. ये जानना चाहेंगे कि जिन्हें धीरे-धीरे डिमेंशिया शुरू हो गया है, क्या उसे पीछे ले जाया जा सकता है? क्या उसके जो बढ़ने की गति है उसको कम किया जा सकता है? इस एज में जाके हमें या कब से ये शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारे जो ब्रेन की सेल्स हैं वो डैमेज ना हो पाएँ और हम उस तरफ ना बढ़ पाएँ? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये तभी पॉसिबल है जब मरीज हमारे पास जल्दी आए. बदकिस्मती से मरीज हमारे पास बहुत लेट लाए जाते हैं क्योंकि फैमिली मेंबर्स इनिशियल स्टेज में जब सिर्फ मेमोरी अफेक्टेड है सोचते हैं ये तो सटिया गया है, ये बूढ़ा हो गया है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, याददाश्त तो जाती है उम्र से. तो अर्ली स्टेज में जब याददाश्त कम हो रही है कोई नहीं आता हमारे पास. हमारे पास तब आता है जब कपड़ों में पेशाब करने लगते हैं, जब बिस्तर पकड़ लेते हैं, जब खाना नहीं खा पाते हैं, जब रास्ता भूल जाते हैं, कहीं घूम रहे हैं, या फिर बिहेवियर में बदलाव आता है, जैसे वॉन्डरिंग बिहेवियर हो जाता है, इधर उधर घूमने को चलते हैं, हमको बाहर जाना है, हमको बाहर जाना बोलते रहते हैं, या फिर
रास्ता भूल जाते हैं, जैसे मंदिर जो सालों से जा रहे हैं वो मंदिर का रास्ता ही भूल गए, तब उस सीरियस कंडीशन में, जिसको मैं बोलूंगी हमारे देश में ज्यादातर लोग मिडिल स्टेज के लास्ट में आते हैं या फिर लास्ट स्टेज में आते हैं हमारे पास, उस टाइम पे कोई इंटरवेंशन हेल्प नहीं करता है। ठीक है, हम जी, चाहते हैं, डॉक्टर्स चाहते हैं कि मरीज जब 55-50 का हो गया इंसान, अगर उसमें कोई बदलाव आ रहा है, याददाश्त कम हो रही है और जो चीज वो भूला वो याद ही नहीं कर पा रहा है, मैं भी भूलती हूँ, आप भी भूलते होंगे, आपने जी, चाबी कहाँ रखी भूल गए, इंपॉर्टेंट कागज कहाँ रखे भूल गए, पर आपको याद रहता है कि आप भूले हैं, और थोड़ा आप ट्रेस बैक करेंगे कि मैं इस कोने में जा रही थी तो मेरा हाथ इस ड्रॉर में गया था, तो आपको याद आ जाएगा कि आपने कहाँ बिल्कुल, रखा। तो जी, अगर हम सब भूलते हैं पर हमको याद रहता है, हम भूलते हैं। डिमेंशिया जी, का मरीज जो भूलता है उसको याद तक नहीं रहता है कि वो भूला है, बोलता है जी, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, वो बिल्कुल उसके मेमोरी से वो ड्रॉप आउट हो जाता है। तो जी, ऐसे जो इंसान हैं जो 55 के ऊपर जा रहे हैं, उनमें कोई भी बदलाव आ रहा है याददाश्त में, बिहेवियर में, रास्ता पाने में, या फिर लिखने पढ़ने में, या हिसाब किताब करने में, चेक किसी को उठा के दे दी, याद ही नहीं कितने पैसे की दी, जमीन जायदाद इधर का उधर हो गया, अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास आएंगे तो डॉक्टर आपको बताएंगे कौन सी दवाई शुरू करनी है, डायग्नोसिस करके। डायग्नोसिस में हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, एमआरआई करते हैं, हो सकता है हम पेट ब्रेन भी करें, बहुत सारी जांचें हैं जो हम करते हैं। जी, उसको करने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं दवाई। उसके अलावा हम इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज बताते हैं। इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज क्या है? बुजुर्ग को पैसिव एक्टिविटी में न छोड़ें। एक्टिव एक्टिविटीज क्या है? पजल्स, सुडोकू, चेस, कैरम बोर्ड, लूडो, घर में मटर छीलना, घर में सब्जी काटना, घर में उनके साथ वार्तालाप करना, कहानी सुनाना, उस दिन की न्यूज़ क्या हुई बुजुर्गों को सुनाना, बुजुर्गों को फैमिली कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व रखना, छोटी-छोटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखना, पेट्स के साथ इंटरैक्शन, ग्रैंडचिल्ड्रन के साथ इंटरैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स के साथ, उनके एज के जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इंटरैक्शन, हँसना, मिलना। अर्ली जी, स्टेज में अगर हम म्यूजिक थेरेपी, अगर हम फिजियोथेरेपी करेंगे, उनको वॉकिंग पे ले जाएँगे, तो यू कैन वॉक अवे अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स डिजीज़ को आप भगा सकते हैं या आप डिले कर सकते हैं या उसको स्लो कर सकते हैं। बकायदा लोग उस स्टेज पे आए हमारे पास। जी। मैम, जो लोग जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, 80 के आस-पास जो पहुँच चुके हैं और उनमें इस तरह के लक्षण हैं, बहुत ज़्यादा अगर नज़र आ रहे हैं, उनके लिए क्या इलाज है? क्या उन्हें भी हम ठीक कर सकते हैं, उन्हें पीछे ले जा सकते हैं, कुछ सुधार उनमें हो सकता है? जो मिडिल स्टेज के मरीज हैं और जो लेट स्टेज के हैं वो निर्भर हो जाते हैं। किस पे निर्भर होते हैं? केयर गिवर पे। हमारी सोसाइटी में केयर गिवर अक्सर डॉटर इन लॉ होती है या फिर स्पाउस होता है। जो स्पाउस जो है वो भी उतना ही एज का होगा लगभग, जी, तो बूढ़ा जी, स्पाउस होता है, या फिर डॉटर इन लॉ होती है, या फिर पेड केयर गिवर्स आ जाते हैं, जैसे अटेंडेंट रख लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी केयर गिवर देख रहा है, पहली बात तो केयर गिवर को अपनी हेल्थ भी देखना ज़रूरी है। बिकॉज़ किसी और को देखने से उनकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है। जी, उदाहरण के लिए मैं समझाने के लिए आपको बताऊँगी कि आपके घर में अगर 1.5 साल या 2 साल का बच्चा है जो चल फिर रहा है, जी, पर अपने कपड़ों में पॉटी-सुसु कर रहा है, जी, तो आपको उसको देखना पड़ता है। आपको उसको बीच-बीच में टॉयलेट ले जाना पड़ता है, मुँह के अंदर निवाला डालना पड़ता है, कपड़े पहनाने पड़ते हैं। अब आप सोच लीजिए 60 साल का, 70 साल का ऐसा ही बच्चा आपको देखना पड़ रहा है, जो जी, अपने कपड़े में सुसु-पोटी कर रहा है और कपड़ा नहीं पहन पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है। तो जी, छोटे बच्चे को तो आप गोदी में उठा के इधर-उधर हो लेंगी, पर बड़े इंसान के लिए केयर गिवर स्ट्रेस बहुत होता है, क्योंकि केयर गिवर के लिए वो 24 घंटे का दिन नहीं होता, 36 जी, घंटे का दिन हो जाता है या उससे ज़्यादा। तो जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको केयर गिवर आइडेंटिफाई करना है कि कौन इनकी देखभाल करेगा। फिर जी, उस केयर गिवर को हमको काउंसल करना होता है कि आपको ये समझना है जो भी हरकत ये बुजुर्ग कर रहे हैं, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये बीमारी की वजह से हो रहा है। और अगर कोई नॉन सीरियस एक्टिविटी कर रहे हैं, उदाहरण दूंगी, कई डिमेंशिया के मरीज घर में बैठ के हर ड्रॉर खोल खोल के ड्रॉर का सामान बाहर निकालते हैं और छोड़ देते हैं बाहर, पूरे घर का सामान बाहर आ जाता है। अब जी, ये एक्टिविटी डिस्ट्रेसिंग है, जो भी घर में रह रहा है उसके लिए डिस्ट्रेसिंग है, क्योंकि घर का सारा सामान वो बुजुर्ग निकाल निकाल के रख रहे हैं इधर उधर। पर ये हार्मफुल एक्टिविटी नहीं है, इससे किसी की जान नहीं जा रही या किसी को हार्म नहीं हो रहा है, सिर्फ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि
काम बढ़ जाता है। जी। तो हार्मलेस एक्टिविटी के लिए उन बुजुर्ग को उनके कमरे में एक अलमारी देके रख लीजिए, जिसको वो खाली करते रहे और भरते रहे, और उसमें आप स्ट्रेस मत लीजिए। केयर गिवर का स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आप देख पाएंगे, मरीज भी एजिटेट नहीं होगा। अगर आप मरीज को बोल देंगे नहीं करना है, बंद कर देंगे सब कुछ, तो मरीज फिर एजिटेट होगा, क्योंकि वो नहीं समझ रहा है। जी। तो ये एक है। दूसरा है, मरीज याददाश्त खो बैठा है। तो हमको मालूम है कि हमारे घर में इस दरवाजे के बाहर क्या है, इस दरवाजे के बाहर टॉयलेट है, पर अल्जाइमर्स का मरीज की याददाश्त 0 हो चुकी है, 0। उसको नहीं पता उस दरवाजे के बाहर टॉयलेट है। हो सकता है आप टॉयलेट के लिए ले जा रहे हो, वो एकदम एजिटेट हो जाए, क्योंकि वो समझता है कि भैया ये हमको कोई दरवाजे के बाहर कुएं में ढकेल रहे हैं, या दरवाजे के बाहर कुछ है ही नहीं, मैं गिर जाऊंगा नीचे। जी, जी। तो जो एक्टिविटी मरीज के बिहेवियर को ट्रिगर कर रही है, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर जी। खाने की एक्टिविटी ट्रिगर कर रही है, तो हो सकता है खाने का प्रेजेंटेशन को चेंज करना पड़े। अगर नहाने की एक्टिविटी अबनॉर्मल बिहेवियर को ट्रिगर कर रही है, तो हो सकता है आप मरीज के सर पे सामने से पानी डाल रहे हो और मरीज ऐसे ही बैठा है और सोच रहा है कि कोई मुझे अटैक करने वाला है, तो मरीज के पीछे से पानी डालना है। तो ये सब कॉमन सेंस की काउंसलिंग होती है केयर गिवर के लिए, ताकि केयर गिवर मरीज की देखभाल कर पाए। इसके अलावा जी। मरीज के साथ जिद नहीं पकड़नी है। अगर मरीज बोल रहा है रात हो रही है और सुबह है एक्चुअली, तो हाँ में हाँ मिलाइए, क्योंकि ये भी एक हार्मलेस स्टेटमेंट है। तो केयर गिवर और पेशेंट, ये दोनों का बहुत ही कोऑर्डिनेशन, बहुत ही लगाव, प्रेम होना बहुत जरूरी है। दवाई के अलावा, दवाई तो देते ही हैं हम, पर मेन स्ट्रेस आता है उनके पेशेंट की वॉन्डरिंग बिहेवियर से, एजिटेटेड बिहेवियर से, या फिर रोने धोने से, या फिर नींद ना आने से। तो इस सब के लिए हम दवाई तो देते ही हैं, पर along with that behavioral and rehabilitation and physiotherapy is very very important. जी। मैम एक बात और जानना चाहेंगे कि ऐसे मरीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए कि वो कहीं चले ना जाएँ, उनके साथ हमें क्या करना चाहिए? जैसे आइडेंटिटी उनके साथ हम कुछ एक अटैच करते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग खो जाते हैं फिर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बिकॉज बहुत दुखदायक होता है जब, मैं उदाहरण दूंगी, एक बार एक दंपति आए, पेशेंट 65 इयर्स का था और पत्नी आई थी, बच्चे छोड़ चुके थे। आजकल बच्चे भी अलग रहते हैं, तो अकेले आते थे ये दोनों, और पति को बीमारी थी, और पत्नी घुसी जो हॉस्पिटल की लाइन होती है उसमें, जबकि हमारे हॉस्पिटल में बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर है, तो जी। लाइन में घुसी फाइल निकालने के लिए, और मरीज पीछे था, और 10 मिनट बाद देखा तो मरीज गायब, और मरीज ढूंढते ढूंढते हमारी सिक्योरिटी पहुंची, रिंग रोड पे मरीज मिला, एम्स के रिंग रोड पे। तो ये बहुत कॉमन होता है, मरीज को एक छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी याददाश्त नहीं है, ये जरा सा यहाँ घूमेंगे, रास्ता भी नहीं पहचान रहे, जी। जानने वाले रास्ते भी भूल जाते हैं। एम्स में तो नॉर्मल लोग भी भूल जाते हैं कहाँ है। तो वो मरीज जो है वो गायब हो गया। इसके लिए हम सबको सलाह देते हैं कि अब पंजाबी कड़ा जो है, मोटा वाला चपटा, वो पहनाएं, जो मरीज हाथ से नहीं निकाल पाता, टाइट हो, और उस पे बर्तन पे जैसे गढ़ते हैं, मरीज जी। का नाम, उनका मोबाइल नंबर और पता लिखा होना चाहिए, क्योंकि गलती से भी मरीज अगर कहीं निकल गया तो मिल जाए। क्योंकि रिश्तेदारों का जो हाल होता है, जो गिल्ट होता है कि अगर मरीज खो जाए, वो मरीज किस हाल में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, जिंदा होगा कि नहीं, यही सोचते सोचते जो केयर गिवर और रिलेटिव्स होते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं। जी। इसके अलावा रात में सोते टाइम जरूरी है कि जो ऊपर की चिटकनी है उस पर ताला लगा हो। ये नहीं कि चिटकनी ऐसे ही छोड़ दो, सिक्योरिटी के लिए आपको ताला भी मारना पड़ेगा। कोई भी खतरनाक चीज मरीज के पास नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को यूज करना भूल जाते हैं। अब नाइफ है वहां पड़ी हुई है, फ्रूट्स काटने के लिए आपने फ्रूट रखा, नाइफ रख दी, अब वो नाइफ को देखेगा, उसकी वो नाइफ क्या है उसको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि नाइफ है वो भूल गया, नाइफ का जो यूज है वो भी भूल गया, बिकॉज डिमेंशिया में ये होता है, और नाइफ को हाथ पे चला देगा या कहीं चला देगा। तो डेंजरस ऑब्जेक्ट से दूर रखना है, सेफ एनवायरनमेंट में रखना है। ऐसा नहीं है कि उनका कमरा ऐसा हो कि ऊपर छत है और छत पे वो पैरापेट ही नहीं है, तो छत के नीचे गिर जाए। तो ये सब देखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर मरीज एजिटेट हो रहा है, तो एजिटेशन का ट्रिगर ढूंढना जरूरी है, क्योंकि कभी एजिटेशन में मारपीट भी हो जाती है, कभी कभी केयर गिवर भी मार देता है मरीज को, मरीज भी केयर गिवर को मार देता है। तो ये सारे इश्यूज आते हैं। बहुत जरूरी है कि केयर गिवर संयम रखे और केयर गिवर अपना ध्यान रखे, ताकि वो मरीज का भी ध्यान रख सके। जी। मैम क्या महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा है?
ये बहुत आम सवाल होता है। मैंने जितने भी मरीज देखे हैं एम्स में, ज़्यादातर मेल है, और वुमेन में हमने कहीं पाया नहीं है। जबकि कहा जाता है कि आफ्टर मेनोपॉज वुमेन में जी। बढ़ जाती है, बट हमारे इंस्टीट्यूट में हमारे मेल टू फीमेल इज इक्वल। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। देखिए, मेल इफेक्ट होगा तो हाउसवाइफ तो लेके ही आएंगी, है ना। जल्दी। अब हाउसवाइफ इफेक्ट होगी तो हाउसवाइफ इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द चिल्ड्रन और द स्पाउस। तो हो सकता है कि वो ला ही ना रहे हो, कोई उनको ऐसे ही घर में देख रहा हो, लास्ट स्टेज में लाए। तो ये दो कारण हो सकते हैं। जी। अ, कुल मिला के डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी ने जिस तरह से हमें पूरी जानकारी दी इस बीमारी के बारे में, ये सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के जो लक्षण हैं वो शुरुआती दौर में ही पहचानें, ताकि हम इसे एक बीमारी मानकर डॉक्टर के पास ले जाएँ मरीज़ को और इसका इलाज सही समय पर हो सके। अमूमन ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों को शायद ये मान लेते हैं कि कोई मरीज़ जो है वो शायद गंभीर नहीं है या वो जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रहा है, लेकिन दरअसल ये एक बीमारी के लक्षण है और जितनी जल्दी आप पहचानेंगे, उतनी जल्दी आपका इलाज होगा और इस बीमारी से आप बच पाएँगे। डॉक्टर मंजरी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। आपसे भविष्य में और भी विषयों पर चर्चा होती रहेगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।